हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का जो इतिहास है वो 1206 एडी से शुरू होकर और 1556 एडी तक शुरू होता है। देखिए, दिल्ली सल्तनत का अगर पतन का दो कारण देखा जाए, इंपॉर्टेंट कारण, तो एक तो मंगोल आक्रमण दिल्ली सल्तनत को काफ़ी कमज़ोर किया, और दूसरा है मुगल आक्रमण। लेकिन खैर यह यहाँ पर हमारा विचारणीय मुद्दा नहीं है। दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और अंतिम में लोदी वंश के शासकों ने शासन किया। लोदी वंश में 3 शासक थे, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी के बारे में एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि 1504 एडी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी और आगरा को अपना राजधानी बनाया। आगरा को अपना राजधानी बनाया सिकंदर लोदी ने। तो अगर कहा जा सकता है कि जिस समय पानीपत का युद्ध हुआ था तो इब्राहिम लोदी भी आगरा का शासक था। कारण यह है कि सिकंदर लोदी राजधानी दिल्ली से आगरा ले गया था। 1504 एडी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था और आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। आगरा को राजधानी बनाने का कारण यह था कि आगरा से आप द्वाब का अर्थ हुआ गंगा यमुना का जो क्षेत्र है उसके बीच पर नियंत्रण पाना ज़्यादा आसान था दिल्ली से। और दूसरा बात यह कि दक्षिण भाग पर भी आगरा से ज़्यादा निकटतम कम दूरी था। इसी कारण से सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया और आगरा से राजपूताना पर भी नजर रखा जा सकता था। राजपूताना का अर्थ हुआ आज का राजस्थान। तो इस सब कारणों से सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी ने जो मुहर्रम का जुलूस निकलता था या मुहर्रम का जुलूस पर या तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था और महिलाओं को जो कब्रगाह पर या मजार पर जाके रोशनी जलाती थी उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। तो सिकंदर लोदी का ये सब काम था और अंतिम शासक आपके इब्राहिम लोदी हुए। यही है। और इब्राहिम लोदी का बारे में पता ही है, 1526 एडी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इसे पराजित किया। इब्राहिम लोदी थोड़ा अपने संबंधियों के प्रति, अफगान संबंधियों के प्रति थोड़ा अविश्वासी था और यही कारण था कि बाबर जो है यह युद्ध जीत गया, क्योंकि इसको अफगान अमीर लोग साथ ही नहीं दिए इसके व्यवहार के कारण। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। अब हम लोग थोड़ा सा प्रशासन पढ़ें। देखिए, प्रशासन में चूँकि प्रारंभिक परीक्षा के बिंदु से ही पढ़ रहे हैं तो हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे। हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो बराबर आते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, उसी के एंगल के अंतर्गत हम आपको कुछ समझाएंगे। जैसे देखिए, प्रशासन में जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बार बार आता है खलीफा शब्द। तो खलीफा यह हुआ कि जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई 632 एडी में, तो उसके बाद खलीफा जो है उसके उत्तराधिकारी हुए। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। और खलीफा जो है राजनीतिक प्रधान होता था इस्लामी विश्व का और धार्मिक प्रधान होता था, दोनों ये होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इस्लामी जगत फैलता चला गया, तो एक ही व्यक्ति से उम्मीद नहीं किया जा सकता था कि राजनीतिक पावर को भी देखे और धार्मिक पावर को भी देखे। तो राजनीतिक पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, राजनीतिक पावर को देखने के लिए खलीफा राजनीतिक का भी प्रधान होता था और धार्मिक का भी प्रधान होता था। लेकिन चूंकि राजनीतिक स्थिति को संभालना उसके लिए दिक्कत, मतलब एक खलीफा नहीं संभाल सकता था, क्योंकि इस्लामी विश्व का निरंतर फैलाव होता जा रहा था। तो सुल्तान जो है वह राजनीतिक स्थिति को देखने के लिए आया इस्लामी विश्व में, और कहा महमूद गजनबी पहला सुल्तान था। महमूद गजनबी इस्लामी विश्व का पहला सुल्तान था। इसे अब्बासी खलीफा ने, बगदाद का जो अब्बासी खलीफा है, इसी ने इसको अपना सुल्तान कहा के पुकारा था। यह सब मैंने चर्चा हुआ था। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता था कि खलीफा दिल्ली सल्तनत में जहाँ तक खलीफा की बात है
तो खलीफा से आपको, जैसे इल्तुतमिश है, तो इल्तुतमिश के समय जो इल्तुतमिश ने भी बगदाद के खलीफा से लिया था 1229 AD में। शासन की वैधानिकता प्राप्त किया था। और उस समय अब्बासी खलीफा थे, खलीफा अल मुंतसिर। इल्तुतमिश के सिक्कों पर बगदाद का जो अब्बासी खलीफा है, जिसे उसने शासन की वैधानिकता लिया था इल्तुतमिश ने, वो 1229 AD में लिया था। उसे सिक्कों पर अल मुंतसिर का नाम खुदा हुआ। अल मुंतसिर का नाम खुदा हुआ, ठीक। और बगदाद के अब्बासी खलीफा से अंतिम सुल्तान जो दिल्ली सल्तनत का वैधानिकता लिया, खलीफा का मान्यता लिया, वह था मसूद शाह। कौन था? मसूद शाह। मसूद शाह का समय है 1242 AD से 1246 AD तक। और खलीफा थे बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुस्सिम थे। एक मुंतसिर थे जिसे इल्तुतमिश ने लिया था, और मुस्सिम से मसूद शाह ने लिया था। और बगदाद के अब्बासी खलीफा से अंतिम शासक जो वैधानिकता प्राप्त किया था सुल्तान पद का, वो मसूद शाह थे, अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक। जो इल्तुतमिश के ही बाद बहराम शाह शासक हुए, और बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह। चूँकि 1258 AD में चंगेज खां का जो पोता हलाकू खां था, वो बगदाद के अब्बासी खलीफा का अंतिम जो खलीफा था अल मुस्सिम का हत्या कर दिया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर पूछेगा कि बगदाद के अब्बासी खलीफा से अंतिम शासक कौन था दिल्ली सल्तनत का जिसने सुल्तान का वैधानिकता प्राप्त किया, तो वह था अलाउद्दीन मसूद शाह। और पहला कौन था बगदाद के अब्बासी खलीफा से प्राप्त करने वाला, तो वह था इल्तुतमिश। और ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बार बार पूछा जाता है। ये कहाँ पूछा जाता है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछा जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक बहुत बड़ा टर्म आता है इक्ता। क्या टर्म आता है? इक्ता। देखिए, इक्ता एक अरबी शब्द है। क्या शब्द है? इक्ता एक अरबी शब्द है, और इसका अर्थ होता है एक भूमिखंड। क्या होता है? इक्ता का अर्थ होता है भूमिखंड। इक्ता का हेड जो होता है वो मुक्ति या वली या इक्तादार कहलाता है, ठीक। इक्ता मुक्ति या वली इक्तादार कहलाता था। और ये जो था इक्तादार जो होता था वो भूमि का मालिक नहीं होता था। इक्तादार जो क्या होता था? भूमि का मालिक नहीं होता था, सिर्फ वो लगान का मालिक होता था। वहाँ से भूमि कर वसूलना है इक्तादार को, और अपने हिस्से का जो भी खर्च है, चाहे सैनिक का खर्च हो, प्रांत को चलाने का खर्च, इक्ता को चलाने का खर्च हो, उस खर्च को छोड़ के बाकी जो है आपको कहाँ भेज देना है? सुल्तान के पास। बात को समझिए। इक्ता जो है भूमि का वो मालिक नहीं होता था, सिर्फ लगान जो है वसूलना है। और लगान जो भूमि कर होता था, और अपना जो खर्च होता था इक्तादार का, अपना खर्च, इक्तादार जो अपना सैनिक रखता था, चाहे प्रशासन पर खर्च करता था, उस खर्च को छोड़कर जो बाकी खर्च था वो सुल्तान के खाते में, केंद्रीय खाते में वो जमा कर दिया जाता था। और अगर अतिरिक्त रकम है तो उसको फवाजिल कहा जाता था। उसको क्या कहा जाता था? फवाजिल जो तो ऐसी रकम थी जो इक्तादार अतिरिक्त राजस्व सुल्तान के खाते में जमा करते थे। दूसरा था खालसा भूमि होती थी। खालसा भूमि का जो भी राजस्व होता था वो डायरेक्ट जाता था केंद्रीय राजस्व में, सुल्तान के पास डायरेक्ट जाता था। लेकिन इक्तादार की जो राजस्व होता था, भूमि राजस्व होता था, वो इक्तादार पहले खर्च करता था, फिर जो है वो खर्च करता था, फिर वो सुल्तान के खाते में जमा करता था। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर एक चीज़ है कि इक्ता शब्द का पहला प्रयोग किया गया था सियासतनामा ग्रंथ में। सियासतनामा ग्रंथ में इक्ता शब्द का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? सियासतनामा ग्रंथ में।
यह ग्रंथ जो है फारसी भाषा में लिखा गया है और निजाम उल मुल्क ने लिखा है। इसको पूछ सकता है कि इक्ता शब्द का पहला प्रयोग, चाहे इक्ता व्यवस्था का व्यवस्थित जो वर्णन है वो किस किताब में है, तो वो फारसी ग्रंथ निजाम उल मुल्क द्वारा लिखा गया सियासतनामा में है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इक्ता जो है सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने शुरू किया था। मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले शुरू किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था हाँसी का इक्ता। कहाँ का इक्ता दिया था? हाँसी का इक्ता दिया था। आपको याद होगा कि शासक बनने के समय इल्तुतमिश भी बदायूं का इक्तादार था। बदायूं का इक्तादार था। तो एक बात बताइए, और हम लोग पढ़ते हैं कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा का शुरुआत करने वाला इल्तुतमिश है। तो ये कैसे संभव है कि बदायूं का इक्तादार पहले से था? तो आप इसको यह कह सकते हैं कि पहली बार दिल्ली सल्तनत में सुव्यवस्थित रूप से इक्ता व्यवस्था की शुरुआत करने वाला इल्तुतमिश था, लेकिन इसको इक्ता व्यवस्था का शुरुआत कहीं ना कहीं मोहम्मद गोरी कर चुका था और सिर्फ जो है इल्तुतमिश जो है इसको सुव्यवस्थित ढंग से चलाया, क्योंकि कहीं ना कहीं शासक बनने के पहले वो बदायूं का इक्तादार था। तो आपसे पूछा जाए तो आप नेचुरल ढंग से जवाब दीजिएगा कि इल्तुतमिश ने ही इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी, लेकिन कहीं मोहम्मद गोरी का नाम हो तो आपको मोहम्मद गोरी का नाम देना पड़ेगा। और क्वेश्चन यह है कि सुव्यवस्थित ढंग से किसने शुरू किया, तो इल्तुतमिश ने शुरू किया। ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इक्ता प्रथा को जो है अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया। सारी भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इसको जो है फिर से इक्ता प्रथा को शुरुआत किया और इसको अनुवांशिक भी बना दिया। इसको क्या बना दिया? अनुवांशिक बना दिया। इक्ता जो है सैनिकों को दिया जाता था या सैनिक अधिकारियों को दिया जाता था और वहाँ से वो वेतन के रूप में राजस्व वसूलते थे। यही था आपका इक्ता प्रथा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप लोग। फवाजिल वैसी रकम थी जो इक्तादार अतिरिक्त राजस्व केंद्रीय कोष में जमा कर देता था। बर्नी जो है एक चीज कहता है कि दिल्ली सल्तनत जो था वो कहीं से भी इस्लामी राज्य नहीं था। बर्नी का कहना है कि दिल्ली सल्तनत गैर इस्लामी राज्य था। क्यों? क्योंकि यहाँ की अधिसंख्य प्रजा हिंदू थी, हिंदू धर्म को मानते थे। ये अलग बात है कि अधिकारी और शासक तुर्क अमीर भी थे और तुर्क शासक भी थे। शासक वर्ग जो थे या जो अधिकारी वर्ग थे जिसको अमीर कहते हैं वो दोनों तुर्क थे, लेकिन दिल्ली सल्तनत गैर इस्लामी था, यह ध्यान में रखिएगा। और राज्य कानून को जवाबिद कहा जाता था। राज्य कानून को जवाबिद कहा जाता था और जवाबिद जो था वो भारतीय संदर्भ में या भारतीय परिप्रेक्ष्य में बनाया था, क्योंकि इस्लामी कानून में कुरान का महत्व है और हदीस का महत्व है। ये दोनों इस्लामी कानून है। कुरान भी इस्लामी कानून है और हदीस भी इस्लामी कानून है। मतलब इस्लाम का कानून का स्रोत जो है कुरान है और हदीस है, और कुरान और हदीस का ही व्याख्या करके, तर्कसंगत व्याख्या करके शरीयत बनाया गया। इसको याद रखिएगा। शरीयत क्या है? कुरान और हदीस का ही मतलब एक तार्किक व्याख्या है शरीयत। मुस्लिम कानून का स्रोत जो है कुरान है, हदीस है। ध्यान में रखेंगे आप लोग। इसके बाद जैसे टंका है, जीतल है। तो टंका एक सिक्का है, ये चांदी का होता था और जीतल जो था तांबा का होता था। ठीक, ये कौन चलाया था? तो इल्तुतमिश चलाया था। और ये शुद्ध अरबी सिक्का था। ये शुद्ध टंका या जीतल शुद्ध अरबी सिक्का था और टंका और जीतल के बीच जो अनुपात था वो 1/1:48 था। कि ध्यान रखिएगा, टंका और जीतल का अनुपात कितना था? 1:48 था। और ससगनी भी एक प्रकार का सिक्का होता था और ये भी चांदी का बना होता था। ये भी चांदी का बना होता था। हमने शायद पढ़ाया था 6 ससगनी बराबर 1 जीतल। 6 ससगनी बराबर 1 जीतल मैंने पढ़ाया था, है ना। अद्धा बिक्खा, ये सब जो है ससगनी, अद्धा बिक्खा कौन चलाया था? FST चलाया था, फिरोज शाह तुगलक चलाया था।
इस्लामी कानून में जो टैक्स है वो 4 ही प्रकार का है। जजिया के बारे में मैंने काफ़ी चर्चा किया था। जजिया जो है गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला एक सुरक्षा कर था, और ये यहूदी से भी लिया गया, कभी अंग्रेज़ों से भी लिया गया, भारत में जब आए तो हिंदू से लिया गया। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले 712 AD में जजिया कर लगाया था, और अपंग से नहीं लिया जाता था, महिलाओं से नहीं लिया जाता था, वृद्ध से नहीं लिया जाता था, महिलाओं से नहीं लिया जाता था। जो व्यस्क काम करने वाले लोग थे उन्हीं से, हिंदू से जजिया लिया जाता था, और जजिया जकात के साथ ही लिया जाता था। जजिया जकात के साथ ही जजिया खराज के साथ लिया जाता था, इंडिविजुअल नहीं लिया जाता था। लेकिन जजिया को इंडिविजुअल लेने वाला अगर कोई था सबसे पहले तो फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक था। सबसे पहले जजिया को इन्होंने इंडिविजुअल मतलब अलग ढंग से टैक्स लिया। और दूसरा चीज़ ये कि जजिया अब इन्होंने ब्राह्मणों पर भी लगा दिया। जकात जो था मुस्लिम धर्म में जो उनका राजकीय आय, उनका व्यक्तिगत आमदनी होता था, उसका 40% उनको दान करना पड़ता था। 2/5 भाग कोई भी मुस्लिम परिवार जो उसका आय होता था वो दान करते थे जकात। जजिया जकात खराज जो था ये हिंदुओं से लिया जाने वाला मुस्लिम कर था, हिंदुओं से लिया जाने वाला भूमि कर था, और ये 1/2 से लेके 1/3 तक होता था। जजिया जकात खराज खुम्स जो था ये युद्ध में लूटा हुआ जो धन होता था उसका बंटवारा होता था। तो ये था कि 80% चला जाता था सैनिक को और 20% चला जाता था राज्य को। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको क्या किया कि इसको कर दिया 20% राज्य का सैनिक का कर दिया, और राज्य का 80% कर दिया। यहाँ तक मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं हो रहा होगा। उस्र जो है, उस्र या अस्र भी इसको कहा जाता है, यह मुस्लिम से लिया जाने वाला भूमि कर था, और यह उत्पादन का 1/10 था। तो यही सब है थोड़ा विभिन्न प्रकार के कर जो परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। जकात, जजिया, जकात, खराज, खुम्स, उस्र। जैसे टैक्स जो लिया जाता था भूमि कर चाहे लगान लिया जाता था, गांव स्तर पर देते थे चौधरी। गांव स्तर पर कौन देते थे? चौधरी। और परगना कहा जाता था गांव के समूह को, गांव के समूह को। और यहां पर आमिल होते थे या अमाल गुजार होते थे। देखिए गांव के स्तर पर कौन अधिकारी होते थे जो टैक्स वसूलते थे, राजस्व वसूलते थे, भू राजस्व या कोई भी प्रकार का राजस्व, वो चौधरी होते थे। देखिए दिल्ली सल्तनत के जो कर्मचारी होते थे वो डायरेक्ट जो है किसान के संपर्क में नहीं थे। वो चौधरी जो गांव के आप कह सकते हैं कि वंशानुगत अधिकारी होते थे और पैतृक अधिकारी होते थे, वही जो है किसानों से राजस्व वसूलते थे और फिर केंद्रीय कर्मचारी को दे देते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको समाप्त कर दिया था, खुद मुकद्दम चौधरी को समाप्त कर दिया था। तो गांव स्तर पर जो टैक्स वसूलता था वह चौधरी नामक अधिकारी था जो हेड होता था, और गांव के समूह जिसको परगना कहा जाता था वो टैक्स वहाँ जो वसूलता था वह आमिल या अमाल गुजार कहलाता था। आपसे पूछ सकता है कि गांव स्तर पर जो राजस्व वसूलने वाला सबसे बड़ा अधिकारी कौन है, तो चौधरी, और परगना स्तर पर आमिल या अमाल गुजार। इसको थोड़ा इस समय कुछ अधिकारी भी आए, जैसे कि एक विभाग था दीवाने वजारत। दीवाने वजारत ये जो है राजस्व वसूलने का काम करता था, राजस्व वसूलने का काम करता था। इसके अंतर्गत बहुत बड़ा विभाग होता था, जैसे कि राजस्व वसूलना, सैन्य खर्च का देखना या टैक्स वसूलना, ये सब इसी का काम था। तो इस पद का काफ़ी महत्व था दीवाने वजारत। दीवाने वजारत जो था, अब्बासी जो खलीफा थे वो सीखे लाए थे ईरान से, फारसी परंपरा से लिए थे। वजारत का जो पोस्ट है वो जो मूलतः राजस्व से जुड़ा हुआ है, ये अब्बासी खलीफा ने शुरू किया था, फारसी परंपरा में शुरू किया था। और दीवाने विजारत या विजारत का जो पद है, वजारत या विजारत एक ही चीज़ है, का पद जो है सबसे ज़्यादा विकास किया, सर्वोच्च विकास इसका हुआ तुगलक काल में। तुगलक काल में, ठीक।
एफएसटी के समय में सबसे ज़्यादा, अगर विजारत का सबसे पूछा जाए कि किस वंश के समय में, तो तुगलक वंश के समय में। किस शासक के समय में, तो फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे ज़्यादा विजारत या वजीर पद का पावरफुल हो गया। इसका जो फिरोज शाह तुगलक का वजीर का नाम था खान ए जहां मकबूल। खान ए जहां मकबूल, ये इसका वजीर का नाम था। ये तेलंगाना का था, तेलंगाना समझते ही होंगे, और ये ब्राह्मण था। बाद में ये मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गया था। तो एफएसटी का वजीर जो था खान ए जहां मकबूल था, जो तेलंगाना का ब्राह्मण था, बाद में मुस्लिम कन्वर्ट हुआ, और ये सबसे ताकतवर वजीर था। 18 साल तक ये वजीर रहा था। समझिए कि कितना ताकतवर वजीर था यह। एमबीटी के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ख्वाजा जहां जो है वजीर था। और गियासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था कि जो भी दिल्ली सल्तनत के पुराने वजीर थे उस सबको बुलाता था अपने पास, और कोई भी राज्य का कार्य होता था तो उनसे पूछ लेता था। फिर जो है वो अपना काम शुरू करता। जैसे जुनैदी को बुलाता था, जो भी वजीर थे, इल्तुतमिश का वजीर था जुनैदी, तो वह गियासुद्दीन तुगलक के समय भी जिंदा था, तो उसको भी बुलाता था कि हमको बताइए रास्ता क्या है, प्रशासन का कोई भी चीज़ पूछना होता था। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है वजीर में। इल्तुतमिश का वजीर जुनैदी आपको पता ही होगा। गियासुद्दीन तुगलक एक ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत का, जो दिल्ली सल्तनत के पुराने वजीर को बुला के उससे राय लेता था, या सजेशन लेता था, या परामर्श करता था। दीवान मुस्तखराज, ये अलाउद्दीन खिलजी ने इस विभाग का स्थापना किया था, और इसका काम था भू राजस्व वसूलना। दीवान रिसालत, दीवान रिसालत, इस विभाग के बारे में कन्फ्यूजन है कि वास्तव में ये विदेश विभाग था या धर्म विभाग था, लेकिन अधिकांश विद्वान ये सहमत हैं कि ये धर्म विभाग ही था, क्योंकि रिसालत शब्द कहीं ना कहीं रिसाला से जुड़ा हुआ है, और ये मोहम्मद पैगंबर से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ आपसे पूछा जाए तो ऑप्शंस के अनुसार देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद दीवान अर्ज, दीवान आरिज, ये भी विभाग काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और इसका हेड होता था आरिज मुवालिक। इस पद को शुरू किया था बलबन, ये सैन्य विभाग था, और इस पद पर बनाया था इमादुल मुल्क को। बलबन ने इमादुल मुल्क को अपना सेनापति या आरिज मुवालिक बनाया था, इमादुल मुल्क को, और इसको रावत ए अर्ज का उपाधि दिया था बलबन ने। इमादुल मुल्क को बलबन ने आरिज मुवालिक बनाया और रावत ए अर्ज का उपाधि दिया। उसके बाद दीवान इंसा विभाग था, जो पत्राचार देखता था। राजकीय पत्राचार कौन देखता था? तो दीवान इंसा ही देखता था। फिरोज शाह तुगलक ने कुछ विभाग बनाया था, दीवान इस्तिहाक, चाहे दीवान खैरात, ये गरीब लोगों को सपोर्ट करता था, जैसे भोजन देना, लड़कियों का शादी कराना, चाहे जो भी, मतलब खैरात का अर्थ ही समझते हैं कि राज्य जो है धन का सहायता देकर लोगों की स्थिति में सुधार करता था। तो दीवान खैरात था, चाहे दीवान बंदगान था, ये एक दास विभाग था। अफीफ का कहना है कि एफएसटी के समय फिरोज शाह तुगलक के पास 1,80,000 दास था। तो ये सब उस समय के कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट थे। इसी सबसे आपसे पूछता है दीवान ए अमीर को ही विभाग का कौन स्थापना किया था? दीवान ए अमीर को ही। तो ये विभाग जो है मोहम्मद बिन तुगलक स्थापित किया था, और कृषि सुधार से ये जुड़ा हुआ है। उसके बाद दीवान रियासत, ये अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था, और बाजार नियंत्रण से जुड़ा हुआ विभाग था। यह बाजार नियंत्रण से यह जुड़ा हुआ विभाग था। तो ये विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट थे। इसी से परीक्षा में आपका क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये है दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, जहाँ से प्रश्न आते हैं, और मैंने प्रश्नों का मूल्यांकन किया तो प्रश्न इसी क्षेत्र से आते हैं। फिर भी मैं प्रशासन पर एक वीडियो आपको और पढ़ाऊँगा,
वो इससे यह होगा कि प्रशासन से संबंधित कौन से प्रश्न आते हैं और प्रशासन के संबंध में जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जो हो सकता है कि आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए किसी भी मतलब जैसे कि मुख्य परीक्षा में ऑप्शनल विषय में या और भी किसी एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़ जाए, इंटरव्यू में ही ज़रूरत पड़ जाए या आपके एक सोच डेवलप करने में, तो उसके लिए मैं एक वीडियो प्रशासन पर आपको और पढ़ाऊँगा। इसी के साथ यह वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।